आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो के चैनल के माध्यम से हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है। तो सबसे पहले यदि आपको एक चैप्टर पढ़ना है तो आप हमारी यूट्यूब प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से चैप्टर 1 के प्रश्नोत्तर पढ़ सकते हैं। और हमारे नए बैच स्टार्ट हुए हैं, तो इस बैच के माध्यम से हम आपको पहली यूनिट पहली वीडियो में कवर करा चुके हैं। इसके माध्यम से दूसरी यूनिट है, इसमें प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। इस वीडियो में प्रश्न उत्तर पढ़ने के बाद जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस वीडियो में इसी चैप्टर के जो बहुविकल्पी प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। तो क्या है कि प्यारे बच्चों, कि जैसे ही पहले हम प्रश्नों को पढ़ेंगे, तो जैसे ही फिर प्रश्नों को पढ़ने के बाद सही विकल्प पढ़ेंगे तो हमको अच्छे समझ में आएंगे और हमारा हौसला भी बढ़ेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो देखते हैं, आइए पहला प्रश्न है, परागकोश किसे कहते हैं। क्या नाम है बच्चों पहले प्रश्न का? परागकोश किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परागकोश किसे कहते हैं। देखते हैं। पुंकेसर दो भागों में बटा हुआ होता है। परागकोश में क्या होता है कि पुंकेसर होता है, वह दो भागों में बटा हुआ होता है। इसका एक भाग होता है, उसे फिलामेंट कहते हैं। इसका जो एक भाग होता है, पुंकेसर दो भागों में बट जाता है तो उसमें दो भाग हो जाते हैं, तो इसमें एक भाग होता है, उसे फिलामेंट कहते हैं। और तथा जो अंतिम सिरा द्विपालिक संरचना होती है, जो अंतिम सिरा होती है जिसकी द्विपालिक संरचना होती है, जिसे कहते हैं बच्चों परागकोश। क्या कहते हैं बच्चों? उसे परागकोश कहते हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसे आप कॉपी पेंसिल रखकर बैठिएगा और प्रश्नों को नोट करते जाइएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पराग बैंक क्या है। पराग बैंक आप जानते हैं कि बैंक से स्पष्ट हो रहा है। बैंक में क्या होता है? बैंक में अपन जमा करते हैं पूंजी, जैसे हमको जरूरत पड़ती है तो वहाँ से अपन बैंक से पूंजी को निकाल लेते हैं, अपने काम में लगा देते हैं। तो पराग बैंक, जिसमें पराग होते हैं उनको रखा जाता है, तो उसे पराग बैंक कहेंगे। जैसे देख लेते हैं आंसर में, वह स्थान जहाँ पर परागकणों को, किनको? परागकणों को, पेड़ पौधे के जो परागकण होते हैं उनको, परागकणों को क्रायोप्रीजर्वेशन एक टेक्निक होती है। वह स्थान जहाँ पर परागकणों को क्रायोप्रीजर्वेशन तकनीक की सहायता से संरक्षित करके रखा जाता है। क्या करके रखा जाता है बच्चों? उन्हें संरक्षित करके रखा जाता है, जिससे भविष्य में उनका उपयोग किया जा सके, जिनसे भविष्य आगे के समय में उनका उपयोग किया जा सके, उसे ही पराग बैंक कहते हैं। जैसे अपन क्या करते हैं कि जैसे बैंक होती है, तो बैंक में अपन रुपयों को, पूंजी को इकट्ठा करके उसमें जमा करते हैं। जैसे भविष्य में हमको जरूरत पड़ती है पैसों की, तो हम बैंक चले जाते हैं और वहाँ से अपने पैसे निकाल लाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे पराग बैंक भी है। जैसे आपने देखा होगा ब्लड बैंक होती है, उसमें रक्त को रखा जाता है, जैसे ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको लेते हैं, वहाँ से खरीदते हैं और हमको मरीज को जैसे देनी होती है तो वहाँ से अपन लेके आते हैं। तो उसी प्रकार से पराग बैंक हुई और ब्लड बैंक हुई, तो इसी प्रकार से ये अपनी पराग बैंक है बच्चों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं, टेपिटम क्या है। क्या बच्चों? टेपिटम क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहले भी ये कई बार 2 अंकों में पूछा जा सकने वाला प्रश्न है। कई बार इस प्रश्न को 2 अंकों में पूछ लिया गया है कि टेपिटम क्या है। तो देखते हैं टेपिटम क्या है। तो लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत, जो लघु बीजाणुधानी होती है उसकी सबसे आंतरिक, मतलब सबसे अंदर, आंतरिक मान होता है अंदर, सबसे अंदर ही परत होती है, उसे टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? से टेपिटम कहते हैं। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। और ये टेपिटम क्या होती है? जो विकासशील, जो परागकण होते हैं, परागकण जो अपने शरीर में परागकण जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, तो उनको पोषण देने का काम करती है। कौन? टेपिटम। विकासशील परागकणों को पोषण देती है। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य से भरी रहती है। और टेपिटम की जो सेल्स होती है वो सघन जीव द्रव्य होता है, उससे भरी होती है, जो सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है। सामान्यतः एक से अधिक केंद्रक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, उनसे युक्त होती है, तो उसे टेपिटम कहते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा, विपुंसन किसे कहते हैं। विपुंसन किसे कहते हैं? तो देखते हैं
मादा जनक के मादा जनक माता मादा मादा और नर दो होते हैं, तो मादा जनक के पुष्पीय भागों से कलिका अवस्था में पराग कोषों का चिमटी के द्वारा काटकर अलग कर देना विपुंसन कहलाता है। तो क्या बच्चों, मादा जनक के पुष्पों से कलिका अवस्था में पराग कोषों का चिमटी द्वारा काटकर उन्हें अलग करना विपुंसन कहलाता है। पादप प्रजनक द्विलिंगी पुष्पधारी पौधों को मादा जनक के रूप में प्रयोग करने पर इसी तकनीक का उपयोग किया जाता है। जैसे मान के चला कि पादप प्रजनक द्विलिंगी पुष्पधारी पौधे होते हैं, तो मादा जनक के रूप में प्रयोग करने पर इस अपन टेक्निक का उपयोग करते हैं बच्चों, विपुंसन का। अगला प्रश्न है बच्चों, बहुभ्रूणता को संक्षेप में समझाइए। बहुभ्रूणता, तो बहुभ्रूणता इसे पॉलीइम्ब्रियो कहते हैं बच्चों। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलीइम्ब्रियो, बहुभ्रूणता। बीजांड के अंदर दो या दो से अधिक बीजांड, ओव्यूल्स मान होता है बच्चों बीजांड, ओव्यूल्स के अंदर दो या दो से अधिक भ्रूण उत्पन्न होने से क्रिया को भ्रूणता कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं, पॉलीइम्ब्रियो कहते हैं। ओव्यूल्स के अंदर दो या दो से अधिक भ्रूण उत्पन्न होने की क्रिया को पॉलीइम्ब्रियो कहते हैं। इसकी उत्पत्ति निम्न कारणों से हो सकती है। इसकी जो पॉलीइम्ब्रियो है, इसकी उत्पत्ति निम्न कारणों से हो सकती है। नंबर 1, सहायक कोशिकाओं या प्रतिमुख कोशिकाओं, एंटीपोडल सेल्स के निषेचन के कारण। नंबर 1 है एंटीपोडल सेल्स के निषेचन के कारण। नंबर 2, जाइगोट या तरुण भ्रूण के दो या दो से अधिक भागों में बट जाने के कारण। ये अपने इसके 2 पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट है बच्चों, बीजांड का या आवरण की एक या एक से अधिक ओव्यूल्स होता है, इसकी आवरण की एक या एक से अधिक कोशिका के भ्रूण में परिवर्तन हो जाने के कारण। उदाहरण नारंगी, चावल, प्याज आदि, ये क्या है? इसके उदाहरण है। तो प्यार, मैं इस वीडियो के माध्यम से जो जितने भी प्रश्न आपको पढ़ा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और यदि आपको क्लास 9, 10, 11, 12 का मैथ पढ़ना है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो अपने छोटे भाई हैं जिनका नाम है अजय सर। अजय सर बहुत ही अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, जिनका यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। उन्होंने अभी नया चैनल चालू किया है, तो उस चैनल की जो मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर उनके चैनल से जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर अपनी पढ़ाई भी निरंतर बना रख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, स्वपरागण। स्वपरागण को इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण क्या है? स्वपरागण से होने वाले लाभ एवं हानियों का वर्णन कीजिए। तो कह सकते हैं, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अथवा पूछा जा सका है कि स्वपरागण से कोई 2 लाभ एवं 2 हानियां लिखिए। तो देखते हैं उत्तर। सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण, सबसे पहले हेडिंग करेंगे, जो लाल में जो ए है, जो हेडिंग बनी हुई है बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन हेडिंग करेंगे। हेडिंग करने के बाद लिखेंगे, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तकाग्र या दूसरे पुष्प के वर्तकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। यह केवल उभयलिंगी या उभयलिंगाश्रयी पुष्प में ही संभव होते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन आपको समझ में आ गया कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तकाग्र पर पहुंचे तो इसे स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन है, इसके जो क्या क्या लाभ हैं, सेल्फ पॉलिनेशन से होने वाले लाभ। ये मेरे प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप इसे अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए अगले सत्र के लिए, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ। इतनी मेहनत करके आपके लिए इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हमारी वीडियो बनाने की जो मेहनत है वो सफल होती रहे। देखते हैं परागकणों से स्वपरागण होते हैं, उनसे क्या क्या लाभ होते हैं। तो इंग्लिश में कह सकते हैं एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो परागकणों की अधिक मात्रा आवश्यक नहीं होती है। नंबर 1 है परागकणों की जो अधिक मात्रा है वो आवश्यक नहीं होती है। नंबर 2, स्वपरागण की क्रिया
सहज एवं सुलभ होती है। स्वपरागण की जो क्रिया है वो सहज और सुलभ होती है। नंबर 3, इससे बने बीज शुद्ध नस्ल वाले होते हैं। जो स्वपरागण से बीज बनते हैं वो बच्चों शुद्ध नस्ल वाले होते हैं, अच्छे होते हैं। नंबर 4, पुष्पों को रंग, सुगंध तथा मकरंद स्त्रावित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो पुष्प होते हैं उनसे रंग, सुगंध और मकरंद स्रावित होने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये इसके होने वाले लाभ हैं। सेल्फ पॉलिनेशन से क्या क्या लाभ हैं, ये लाभ मैंने आपको बता दिए। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, स्वपरागण से होने वाली हानियां। स्वपरागण से होने वाली हानियां, डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण से होने वाली हानियां। नंबर 1 है, स्वपरागित पुष्पों के बीज संख्या में कम होते हैं। स्वपरागित जो पुष्पों के जो बीज होते हैं वो संख्या में कम होते हैं। एक तो यही हानियां होगी, और इससे जो स्वपरागण से बीज बनते हैं वो हल्के होते हैं और छोटे होते हैं। तो ये हानियां हैं। अच्छे व स्वस्थ पौधों का सम्मिश्रण नहीं हो पाता। स्वपरागण से अच्छे पौधे अच्छे स्वस्थ पौधों का सम्मिश्रण नहीं हो पाता है। नंबर 3, इन पौधों में केवल एक ही पौधे के गुण होते हैं। इन पौधे में केवल एक ही पौधे के गुण होते हैं। नंबर 4, इस परागण से उत्पन्न पौधे दुर्बल व अस्वस्थ होते हैं। स्वपरागण से जो पौधे बनते हैं वो दुर्बल होते हैं। दुर्बल मतलब कमजोर होते हैं, और अस्वस्थ होते हैं। वो स्वस्थ नहीं होते, अस्वस्थ होते हैं बच्चों। तो ये स्वपरागण से होने वाली हानियां हैं। अब बच्चों अगला प्रश्न है, परपरागण किसे कहते हैं, इससे हानि और लाभ। तो परपरागण को इंग्लिश में बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन या व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, परपरागण किसे कहते हैं। आंसर इसमें, जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जब एक पुष्प के जो परागकण होते हैं जो उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब इसे बच्चों परपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसे परपरागण कहते हैं। तो परपरागण मैंने स्वपरागण समझा दिया। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इससे देखते हैं परपरागण से क्या क्या लाभ होते हैं। तो परपरागण से होने वाले लाभ, एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। नंबर 1 है, परपरागण से नई जातियों का निर्माण होता है। परपरागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो इससे नई जातियों का निर्माण होता है, नई जातियां बनती है। नंबर 2, क्रॉस पॉलिनेशन से उत्पन्न बीजों से बने पौधे सुंदर, मजबूत, स्वस्थ होते हैं। इसके द्वारा जो पौधे बनते हैं वो सुंदर होते हैं, मजबूत होते हैं और स्वस्थ होते हैं। नंबर 3, बीज संख्या में अधिक बनते हैं। जो बीज होते हैं वो अधिक संख्या में बनते हैं। नंबर 4, विकास एवं अनुकूल की संभावना बढ़ती है। विकास और अनुकूल की संभावना भी बढ़ती रहती है इससे, क्रॉस पॉलिनेशन से बच्चों। तो इसमें देखते हैं इससे अब क्या क्या हानि होती है। तो डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन से क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पादपों का माध्यम जैसे वायु, जल, कीटों आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। परपरागण से हानि होती है कि इन्हें पादपों को माध्यम जैसे वायु, जल, कीट आदि पर निर्भर रहना पड़ता है, ये इसकी हानि है। नंबर 2, इसके लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता पड़ती है। क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है, तो इससे एक हानि है। इस परागण से पौधों को शुद्धता पूर्णतः समाप्त हो जाती है। इससे क्रॉस पॉलिनेशन जो पौधों की शुद्धता होती है वो समाप्त हो जाती है। नंबर 4, पौधों को आकर्षक बनाने के लिए पौधों को अनेक उपाय करने पड़ते हैं। पौधों को जो आकर्षक बनाने के लिए हमें अनेक उपाय करने पड़ते हैं, तो ये इससे होने वाली हानियाँ हो गई। तो बच्चों, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगली वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे इसी यूनिट से महत्वपूर्ण सही विकल्प चुनकर लिखिए, उन प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। और मैथ पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक कीजिए, और मैथ से जो नोट्स हैं वहाँ से आप कक्षा 9, 10, 11, 12 का मैथ पढ़ सकते हैं।